अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक का नाम देख लिए, सोशल प्लानिट। इसका सबसे पहले कंटेंट देखेंगे हम कि हमने कितना पढ़ा है, क्या क्या आ रहा है हमारा। तो कंटेंट ओपन करिए। हिस्ट्री का हम पहले आपको सिलेबस बताते हैं। इसके 5 चैप्टर आपके आ रहे हैं, जिसमें से हमने चैप्टर नंबर 1 पूरा करा दिया है, चैप्टर नंबर 2 पूरा करा दिया है। चैप्टर नंबर 3 में थोड़ा सा पोर्शन रह गया था हमारा, ठीक है। एक पार्ट हमने इसमें कंप्लीट कर दिया था। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आज हम नेक्स्ट पार्ट की वीडियो देखेंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो पेज नंबर 21 ओपन कर लिए और टोटल चैप्टर हाफ ईयरली में आपके 5 है, ठीक है। ऐसे 1 के 5 चैप्टर आपके आएंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 चैप्टर आपको तैयार करने हैं हिस्ट्री में। तैयारी साथ साथ करिएगा, ठीक है। इतना टाइम नहीं मिलेगा, काफ़ी बड़ा चैप्टर होता है ये। तो ये 21 पेज नंबर ओपन करिए, मैं दिखाता हूँ आपको क्या पढ़ना है आज हमें। पेज नंबर 21 में हमने पार्ट 4 स्टार्ट किया था, जिससे हमने कंप्लीट किया था रियोटी सिस्टम पर। रियोटी सिस्टम हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 5। यहाँ पर लिख लिए पार्ट 5 स्टार्टेड द ब्लू रेबेलियन। ब्लू रेबेलियन में क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था कि फार्मर को इंडिगो प्लांटेशन के लिए ज़बरदस्ती अंग्रेज़ फोर्स कर रहे थे कि इंडिगो प्लांटेशन करनी है। अलग अलग तरह के उस पर सिस्टम निकाले थे। एक निज सिस्टम था, एक रियोटी सिस्टम था, ठीक है। तो दोनों मैंने सिस्टम आपको एक्सप्लेन करे थे। ये निज सिस्टम भी पूरा आपको मैंने पढ़ाया था, रियोटी सिस्टम भी आपको पूरा समझा दिया था। अब पढ़ना है हमें ब्लू रेबेलियन। ब्लू रेबेलियन हुआ क्या था, इसमें था क्या। द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इंडिगो कल्टिवेशन रिजल्टेड इन पॉपुलर अनरेस्ट एंड फाइनली इन पॉपुलर रेबेलियन। जो सारी प्रॉब्लम जुड़ी हुई थी इंडिगो कल्टीवेशन से रिलेटेड, जो सारी प्रॉब्लम आ रही थी, जो परेशानियाँ आ रही थी, उससे क्या हुआ, अब पॉपुलर अनरेस्ट, एक तरह का पॉपुलर अनरेस्ट पैदा हुआ। एक तरह का पॉपुलर अनरेस्ट आया। फाइनली एक पॉपुलर रेबेलियन, एक माना जाना विवाद, विद्रोह निकल के आया, ठीक है। मतलब एक तरह की इसमें ये समझ लिए कि इसके खिलाफ लोग बाग खड़े होने लगे, ठीक है। इन 1859 लार्ज स्केल रेबेलियन इरप्टेड इन बंगाल। 1859 में काफ़ी बड़े रेबेलियन, काफ़ी बड़े लोग, विद्रोह जो होते हैं, मतलब जो इसके खिलाफ लोग बाग खड़े होने लगे बंगाल में। बंगाल में लोग बाग इंडिगो प्लांटेशन के लेकर इनके खिलाफ खड़े होने लगे, लड़ने लगे, आवाज़ उठाने लगे। रियोट्स रिफ्यूज़ टू पे द लोन टू प्लांटर्स। और जो रियोट्स होते थे, जो मैंने अभी बताया ना, रियोट सिस्टम में रियोट्स कौन होते थे, तो रियोट्स क्या करने लगे, अब जो है रिफ्यूज़ करने लगे, मना करने लगे, इनकार करने लगे कि हम जो है लोन नहीं देंगे किसी प्लांटेशन को, प्लांटर को, किसी प्लांटर को हम क्या नहीं देंगे, अब लोन नहीं देंगे। पीपल अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज। लोगों ने इंडिगो की फैक्ट्रीज में अटैक करना शुरू कर दिया। दे यूज़ ऑल काइंड ऑफ आर्म एम्यूनिशंस, मतलब हर तरह के छोटे मोटे हथियार जो भी कुछ उनके पास थे, ठीक है, उसे इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपनी लड़ाई में। सच एज बोज एंड एरोज, स्पेयर्स एक्सेट्रा, जैसे कि तीर कमार, सारे बोज एंड एरोज, ठीक है, तीर और कमार जो होता है, स्पेयर्स जो हमारे सारे तलवारें, चाकू, छुरी, जो भी हमारा है, एक्सेट्रा, टू फाइट प्लांटर्स से लड़ने के लिए। वुमेन इवन यूज पॉट्स एंड पैन्स टू फाइट विद प्लांटर्स। और जो औरतें होती थी, उन्होंने अपने पॉट्स, बर्तन और पैन से, पराइफान से, जो भी मतलब उनके लड़ने के लिए उनके पास जो भी कुछ था, लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया प्लांटर्स से लड़ने के लिए। पीपल हु वर्क फॉर प्लांटर्स वर सोशली बाइकॉटेड। और वो लोग जो, जैसे कि गांव में कुछ लोग प्लांटर्स के लिए काम कर रहे हों, उन्हें बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया, उनकी बात मानना शुरू कर दी। उन्हें कह दिया कि आप बिल्कुल बाइकआउट हो जाइए, आपसे हमें कोई मतलब नहीं है। आप चाहे हमारे गांव के हों या आपके विलेज के हों या कोई भी हों, आप उनका साथ दे रहे हैं, आप हम लोगों में से नहीं है, ये वाली बात आ गई, ठीक है। गुमास्थास वर बीटन अप एट मैनी प्लेसेस। और गुमास्थास जो होते थे, उन लोगों को काफ़ी जगह पर मारा गया। दे वर द एजेंट ऑफ प्लांटर एंड यूज टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम कल्टिवेटर। गुमास्थास थे कौन, इन्हें मारा क्यों जा रहा था, तो इन्हें इसीलिए तो मारा जा रहा होगा, ये कोई ना कोई तो होंगे उनके। तो ये कौन थे, ये प्लांटर्स के एजेंट थे, उनके काम करने वाले थे। ये जो है किराया, रेंट कलेक्ट करने के लिए आते थे कल्टीवेटर से। तो ये जैसे ही कलेक्ट करने आने लगे रेंट, तो लोगों ने इन्हें मारना शुरू कर दिया और रेंट देने से मना कर दिया। रियोट्स कुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाई लाथियाल्स। और लाथियाल्स के ज़रिए जो ये रियोट्स था, वो लोग कंट्रोल नहीं हो रहे थे। अब जो रियोट्स थे, उनके ज़रिए लाथियाल्स जो होते हैं, लाथियाल्स के ज़रिए कंट्रोल नहीं हो रहे थे। अब लाथियाल्स कौन है, लाथियाल्स वर द लाठी वेल्डिंग स्ट्रॉन्ग मैन। लाथियाल्स उन्हें कहते हैं जो एक मजबूत तगड़ा आदमी होता है, जिसके हाथ में एक लाठी होती थी, उसे कहते थे लाथियाल्स। तो यहाँ तक कि लाथियाल्स को भी अब मारने लगे, उन्हें भी भगाने लगे, और वो लोग भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इतने गुस्से में आ गए थे ये लोग। रियोट्स
रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट फर्दर एडवांस फॉर इंडिगो कल्टीवेशन। और जो रियोट्स होते थे, जो वहाँ के विलेजर्स थे, गांव वाले थे, उन्होंने काफ़ी मतलब जो एडवांसमेंट्स हो रही थी कि इंडिगो कल्टीवेशन की डिमांड बढ़ती जा रही है, वो लोग चाह रहे हैं कि इंडिगो उगाओ, तो इसके लिए इन लोगों ने, रियोट्स ने इनकार कर दिया साफ साफ। और जो मैं अभी बता रहा हूँ ना लाठियास, तो लाठियास आप ये समझ सकते हैं कि जो प्लांटर्स होते थे एक तरह से अपना बॉडीगार्ड जिसे कह सकते हैं, बॉडीगार्ड रखते थे। ठीक है, कि जैसे कि अब कोई प्लांटर्स आए, कोई गांव वाला टैक्स देने से मना कर रहा है, तो वो लाठियास से कहते थे, लाठियास उनकी फिर मरम्मत कर देता था। फिर लाठियास पावरफुल लोग होते थे, मजबूत सेहतमंद आदमी, पहलवान लोग, वो मतलब एक तरह से एक बॉडीगार्ड रखते थे अपने लिए कि अगर कोई आदमी उन्हें टैक्स ना दे तो वो लाठियाल से पिटवाते थे, मारते थे उन्हें, फिर वो ज़बरदस्ती उनसे टैक्स लेते थे। मगर इस टाइम लोग बाग इतने गुस्से में थे कि लाठियाल्स की भी कोई नहीं चल रही थी, और लाठियाल्स को ग्रुप में लोग बाग मार के भगा दिया करते थे। ठीक है, अगर वो आ रहा है तो। ज़मींदार्स वर एंग्री बिकॉज देयर लैंड्स हैड बीन फोर्सफुली टेकन अवे फ्रॉम इंडिगो प्लांटेशन। ज़मींदार गुस्से थे क्योंकि इंडिगो प्लांटेशन की वजह से उनकी ज़बरदस्ती उनकी ज़मीनें उनसे छीन ली गई थी। क्योंकि जो ज़मींदार थे, ज़मींदार किसे कहते हैं, जिसके पास ज़मीन हो, ये काफ़ी अमीर लोग हुआ करते थे। तो इन लोगों से इंडिगो प्लांटेशन के लिए ज़मीन की कमी पड़ रही थी, तो इन लोगों से इनकी ज़मीन छीन ली गई थी प्लांटर्स ने। जो अंग्रेज़ थे, जो चाह रहे थे खेती करवाना, उन लोगों ने इनसे ज़मीन छीन ली, क्योंकि इन्हें ज़्यादा ज़मीन चाहिए थी ना, तो इन लोगों ने इनसे ज़मीन छीन ली कि अब अपनी ज़मीन, इनकी ज़मीन इसलिए हड़पी क्यों, इन्हें ज़मीन की ज़रूरत थी, तो ज़मींदार इसीलिए इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। फिर क्या हुआ, मैनी ज़मींदार ओपनली केम आउट इन सपोर्ट ऑफ रियोट्स। अब पहले ज़मींदार भी रियोट्स का फ़ायदा उठाते थे, गरीब लोगों का फ़ायदा उठाते थे, मगर अब जब ज़मींदार को भी नुकसान होने लगा, इनकी भी ज़मीनें छिनने लगी, तो इन लोगों ने भी क्या कहा कि अब हम रियोट्स के साथ आएंगे, और ओपनली मतलब खुल्लम खुल्ला जिसे कहते हैं, बिना डरे, ठीक है, निडर होके सामने आए और रियोट्स की मदद करने लगे। एंड इंकरेजिंग aspects of the Indigo revolt was support it received from the Bengali intelligentsia। अब जो बंगाल के जो दिमागदार अक्लमंद लोग थे, उन लोगों ने भी क्या किया, इन लोगों को इनकरेज करना शुरू किया, मतलब इन लोगों को साथ देना शुरू किया। बंगाल से भी अब इन्हें सपोर्ट मिलने लगा। ठीक है, बंगाल के जो लोग थे उन लोगों ने भी इन्हें सपोर्ट करना शुरू किया। When the news of similar revolt like the revolt of 1857, अब ये जो न्यूज़ थी सिमिलर इस रिवोल्ट की, जो कि हमारी 1857 में हुई थी, केम इन द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स में ये वाले सारे लड़ाइयाँ, ये रिवोल्ट्स हमारे आने लगे। द लूशिनेंट गवर्नर, जो लूशिनेंट गवर्नर था, उसने क्या किया, विजिटेड द रीजन इन द विंटर ऑफ 1859। उस रीजन में गया, वो 1859 के विंटर के रीजन में गया। द रियोट्स थॉट ऑफ दिस एज अ सिंपैथी फॉर देयर ट्रबलर। और जो रियोट्स सोच रहे थे कि वो जो है सिंपैथी है इनके लिए, अच्छा मतलब सिंपैथी सोचने लगे, कि भलाई सोचने लगे। मगर क्या हुआ, क्वीन विक्टोरिया नाउ डिक्लेयर दैट इंडिगो वॉज नॉट टू बी सोन, कि अब इंडिगो की प्लांटेशन नहीं होगी। क्वीन विक्टोरिया ने ये हुक्म दिया। मैजिस्ट्रेट एडन ट्राइड टू प्लेकेट द पीजेंट्स एंड कंट्रोल एन एक्सप्लोसिव सिचुएशन। प्लेकेट मतलब होता है तसल्ली देना। जो वहाँ का मैजिस्ट्रेट था, ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट जो था, उसने जो है गांव वालों को, पीजेंट्स को, किसानों को तसल्ली देने को ट्राई किया, तसल्ली देने की कोशिश की, और ट्राई किया कि ये जो सिचुएशन है, ये जो एक्सप्लोजिव सिचुएशन है, जो बढ़ती जा रही है, तबाही मचाने वाली ये जो सिचुएशन आ गई है, इसे कंट्रोल करना चाहिए। तो वो उसने जो है किसानों को तसल्ली दी और उसे कंट्रोल करने की कोशिश की। ग्रेजुअली इवन इंटेलेक्चुअल फ्रॉम कलकत्ता ज्वाइंड द रिवोल्ट एंड रॉट अबाउट द माइजरी ऑफ द रियोट्स। और फिर एक ही ऐसी हल्के हल्के करके एक ये भी इवन इंटेलेक्चुअल फ्रॉम कलकत्ता से भी लोग बाग आने लगे, इससे ज्वाइन होने लगे और इस रियोट्स में हिस्सा लेने लगे। ठीक है, ये जो सारी जो रियोट्स थे, जो विलेजर्स थे, जो लड़ने के लिए तैयार थे अपने हक के लिए, कि हम जो है यहाँ पर इंडिगो की प्लांटेशन नहीं करेंगे, इससे हमारी खेती बर्बाद हो रही है, हमें अपना पैसा लगाना पड़ता है और हमें वापस कोई पैसा मिलता नहीं है, हमारा पैसा उल्टा इसमें जा रहा है, हमारी ज़मीनें छीन ली गई। और जो ज़मींदार कह रहे थे वो हमारी ज़मीनें छीन ली गई, हमारी ज़मीनें हड़प ली गई इसी की खेती के लिए, अब हम उस पर चावल नहीं उगा सकते, हमारी उसकी क्या ख़त्म हो गई, फर्टिलिटी ख़त्म हो गई। तो ये सारी चीज़ें, विवाद शुरू हो गया इस तरह को लेकर। द वरी ऑफ एनदर रेबेलियन लेट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अपॉइंट द इंडिगो कमीशन। तो अब दूसरा रेबेलियन शुरू हो गया, कलकत्ता से भी लोग बाग इसमें ज्वाइन होने लगे, शामिल होने लगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अब इस चीज़ को लेकर डर गई
और सोच में पड़ गई कि ऐसे तो ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी, तो एक कमीशन बैठाई गई, ठीक है, मतलब एक तरह की मीटिंग बैठाई गई। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर गिल्टी एंड टुक देम टू आस्क द क्रूअल मेथड दे यूज विद इंडिगो कल्टिवेटर। क्या क्या कमीशन ने एक प्लांटर्स की गिल्टी देखी गई है ना, उन्हें गिल्टी शो प्लांटर हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी, मतलब उन्हें बताया गया कि ये जो आप लोग इतना क्रूरल मेथड यूज़ कर रहे हैं इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, इसे रोका जाएगा। इट रिपोर्टेड दैट इंडिगो प्रोडक्शन वॉज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रिवर्स, और उस कमीशन में ये देखा गया जो इंडिगो की प्रोडक्शन हो रही है इससे कोई भी गांव वाले को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसलिए क्या किया गया, द कमीशन टोल्ड द रिवर्स टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट टू टेक अप न्यू कॉन्ट्रैक्ट, कि जो आपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे हैं उसे ही खाली फिल कर दिए, अब आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं फिल करना है, ठीक है, ये वाली चीज़ें आई। मतलब इतने तो वो वैसे ही पहले एक तरह से भिखारी हो गए, सारा पैसा लूट लिया उन्होंने, इंडिगो प्लांटेशन में अपना जेब से खर्च करना पड़ रहा है, और जो भी कमाई होती थी वो कमाई अंग्रेज़ ले गए। तो उन्होंने कहा कि मीटिंग के बाद कि अब जो पुराने जो आपने एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं वो आप पूरे कर दिए, जो आपके एग्रीमेंट है उसे ख़त्म करिए, और नए एग्रीमेंट आपको, नए कॉन्ट्रैक्ट कोई आपको साइन नहीं करने पड़ेंगे, ये वाली चीज़ आई। आफ्टर द रिवॉल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल, फिर रिवॉल्ट के बाद, ये जद्दोजहद के बाद, ये कोशिश के बाद, ये मेहनत के बाद, इस मेहनत के बाद क्या हुआ, इंडिगो की प्रोडक्शन बंद कर दी गई बंगाल के अंदर। बंगाल के अंदर अब दोबारा इंडिगो नहीं उगाई जाती थी, इसे रोक दिया गया। द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19th सेंचुरी जोल्टेड इंडिगो बिजनेस, फिर क्या हुआ, सिंथेटिक डाई की डिस्कवरी हुई 19th सेंचुरी के आखिर में, और इंडिगो बिज़नेस में फिर ये चीज़ें ज्वाइन हो गई, मतलब इंडिगो बिज़नेस फिर शुरू हो गया। कब, जब सिंथेटिक डाई 19th सेंचुरी में इसकी तलाश हो गई। ऑन गांधीज रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका आ पीजेंट फ्रॉम, जब गांधी जो है साउथ अफ्रीका से लौट के आए तो एक पीजेंट जो था फ्रॉम बिहार परसुएडेड हिम टू कम टू चंपारण, तो बिहार से एक पीजेंट, एक किसान कहाँ पर आया, गांधी जी के पास आया, और उसने परस्यूट किया गांधी जी को कि चंपारण में आइए आप, परस्यूट मतलब राज़ी किया, उन्हें राज़ी करवाया कि आप चंपारण में चलिए, बिहार में है चंपारण, ठीक है। एंड विटनेस टू पिलाइट द इंडिगो कल्टीवेटर, और ये गवाह मतलब दिखाने के लिए कि आप जो है इंडिगो कल्टीवेटर की हालत देखिए, सिचुएशन देखिए, उनकी हालत क्या है, उनकी कंडीशन क्या है, कितना बर्बाद हो गए हैं वो लोग इंडिगो की प्लांटेशन करने की वजह से। हिज टूर इन 1917, और फिर 1917 में इन्होंने पूरा टूर किया, हर जगह इन्होंने देखा कहाँ कहाँ क्या क्या परेशानी आ रही हैं। लेड टू द बिगिनिंग ऑफ चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स, फिर इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ फिर एक मूवमेंट शुरू हुआ दोबारा चंपारण मूवमेंट के नाम से, कि अब चंपारण मूवमेंट में क्या था, ये लोग इसलिए लड़ने लगे कि यहाँ पर इंडिगो की प्लांटेशन ख़त्म कर दी जाए, बिल्कुल कोई इंडिगो प्लांटेशन नहीं होगी, ठीक है। अब ये केस स्टडी है, ये पीजेंट रिवॉल्ट्स हैं कुछ, इसे वैसे आप लोगों को पढ़ना है, चलिए थोड़ा बहुत देख लेते हैं इस ऊपर से ऐसे ही। द इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फॉलोड बाय द ब्रिटिश लेड टू द रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज़ इकनॉमी, जो ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई गई थी ब्रिटिशर्स के ज़रिए, रेड टू द रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया इकनॉमी इनटू अ कॉलोनियल इकनॉमी हुज नेचर एंड स्ट्रक्चर वर डिटरमाइंड बाय द नीड ऑफ द ब्रिटिशर्स, मतलब ये वही कह रहे हैं जो सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो ब्रिटिशर्स फॉलो कर रहे थे उससे काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आया इंडिया की इकनॉमी में, और इनटू अ कॉलोनियल इकनॉमी में, इंडिया की इकनॉमी जो है कॉलोनियल इकनॉमी में चेंज हो गई, जिसका नेचर जो है पूरा स्ट्रक्चर जो था वो खाली और खाली ब्रिटिशर्स की नीड को पूरा करता था, ब्रिटिशर्स की ज़रूरतों को पूरा करता था। ये सारी चीज़ें तो हमने पीछे पढ़ी हैं। द मटेरियल कंडीशन ऑफ पीजेंट्स डिटोरेटेड एंड ही स्टेडली सैंक इनटू पॉवर्टी, और जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे इंडिगो प्लांटेशन के बाद, इनकी पूरी की पूरी क्या हुई, इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से डूब गए कर्ज में, सैंक मतलब डूबना, पॉवर्टी गरीबी में डूब गए वो लोग, ठीक है, इतनी ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो गई थी। द प्रेशर ऑफ टैक्सेशन एंड ग्रोइंग पॉवर्टी पुश द कल्टीवेटर इनटू डेप्थ विच इन टर्न इंक्रीज देयर पॉवर्टी, और फिर क्या हुआ, जो प्रेशर था टैक्स देने का और पॉवर्टी जो बढ़ती हुई पॉवर्टी को लेकर क्या हुआ, जो कल्टीवेटर थे, जो किसान थे, वो लोग एक तरह से जाल में बुनते जा रहे थे, और इससे और ज़्यादा पॉवर्टी बढ़ती जा रही थी। इनफैक्ट द कल्टीवेटर ऑफन फेल्ड टू अंडरस्टैंड दैट द मनी लेंडर वॉज एन इनविजिटेबल कॉग इन द मैकेनिज्म ऑफ, मतलब ये सारी बातें वही कह रहे हैं जो मनी लेंडर्स हैं, वो ज़मींदार हैं, यहाँ तक कि उन पर भी नुकसान होने लगा। क्यों? क्योंकि ज़मीनें उनकी हड़प ली गई, क्योंकि ज़मीनों की कमी पड़ने लगी, तो जो बड़े बड़े ज़मींदार थे उनकी भी ज़मीनें अंग्रेज़ों ने ले ली,
ज़मीनों के लिए, तो उन्हें भी नुकसान होने लगा, उनकी ज़मीनें हड़पने लगी। तो ये सारी चीज़ें आप स्टडी करिएगा, रीड करिएगा और समझिएगा, ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 26 ओपन करिए, पेज नंबर 26। पहला है हमारा चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये तो हमें बुक में ही करना है। फिर ट्रू फॉल्स, ये भी हमें बुक में करना है, ट्रू फॉल्स भी। मैच द कॉलम भी बुक में करना है। ओनली एंड ओनली वी हैव टू डू इन कॉपी इज़ जस्ट एक्सरसाइज डी एंड ई, मीन्स ओनली क्वेश्चन आंसर। हमें खाली बुक में कॉपी में क्या करना है, क्वेश्चन आंसर। तो इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक है हमारा चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्या है हमारा, विलेज वॉज ऑल्सो कॉल्ड, गाँव को और क्या कहा जाता था। मैंने बताया था आपको, गांव को अंग्रेज़ किस नाम से जानते थे, महल, जिसके नाम से हमारा महलवारी सिस्टम बना था। तो गांव को और किस नाम से जाना था, महल के नाम से। तो इस पर आप टिक कर लिए, महल पे, थर्ड पर, सी पर। फिर दूसरा है हमारा, विच ऑफ दीज वॉज द परमानेंट सेटलमेंट रिलेटेड टू, जो परमानेंट सेटलमेंट था वो किस चीज़ से रिलेटेड था, इंडिगो की कल्टीवेशन से रिलेटेड था, या ओपीएम की प्लांटेशन से रिलेटेड था, या लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड था, या राइस प्लांटेशन से। तो परमानेंट सेटलमेंट किस लिए बनाया था, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने का एक तरीका था ये। तो परमानेंट सेटलमेंट इसका ही एक क्या था, इससे ही रिलेटेड था। तो आप इस पर टिक कर लिए, बी पर, परमानेंट सेटलमेंट। उसके बाद तीसरा क्या है, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू कलेक्शन अंडर द महलवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम में किसको जिम्मेदार बनाया जाता था कि आपको टैक्स कलेक्ट करना है, आपको पैसा कलेक्ट करना है। कौन था वो, विलेज का हेडमैन होता था। विलेज का जो हेड होता था उसे कहा जाता था कि सारा आपका गांव का पैसा जितना भी आपको कलेक्ट करना है। फिर बाद में अंग्रेज़ ले आते थे उनसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सी ऑप्शन, विलेज हेडमैन। फोर्थ है हमारा, फॉर विच स्टेट डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी गेट द दीवानी राइट, किस स्टेट के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे दीवानी राइट मिला था, किस स्टेट के लिए, पंजाब, बंगाल के लिए। और पीछे और भी स्टेट हैं आपको बताएं, मगर इसमें बंगाल है तो बंगाल पे टिक कर दिए, ठीक है। बंगाल के लिए मिला था इन्हें दीवानी राइट्स। फिर हमारा है ट्रू फॉल्स, स्टेट ट्रू फॉल्स। पहला क्या है, इंडिगो वॉज यूज इन मेडिसिन्स, जो इंडिगो है वो मेडिसिन्स में यूज़ होती थी, नहीं। कहाँ पर यूज़ होती थी, टेक्सटाइल कंपनी, जो हमारी कंपनी जो होती थी, कपड़े की कंपनी जहाँ पर डाई करी जाती है वहाँ पर यूज़ होती थी। तो ये क्या कह रहे हैं, मेडिसिन्स में। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स। यहाँ पर पहले में फॉल्स लिख लिए। दूसरा क्या है, लैंड रेवेन्यू वॉज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए जो लैंड रेवेन्यू था वही मेजर सोर्स था, मतलब सबसे बड़ा ज़रिया था पैसे का। यस, सबसे बड़ा ज़रिया यही था, ट्रू लिख लिए इसमें दूसरे में। थर्ड है हमारा, द महलवारी सिस्टम वॉज रिलेटेड टू लैंड रेवेन्यू, जो हमारा महलवारी सिस्टम था लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड था। यस, लैंड रेवेन्यू से ही इसका रिलेशन था। महलवारी सिस्टम में लैंड रेवेन्यू की बात करी गई थी, पूरा भी मैंने पढ़ाया आपको, ये भी ट्रू है, इस पर ट्रू कर लिए। फोर्थ क्या हमारा, निज सिस्टम वॉज रिलेटेड टू ज़मींदारी, निज सिस्टम हमारा ज़मींदारी से रिलेटेड था, नहीं, ये हमारा फॉल्स है। तो इस पर आप फॉल्स रख लिए। पहला फॉल्स और लास्ट फॉल्स है, और दूसरा और तीसरा हमारा ट्रू है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हमारा, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। रियोट कौन थे, रियोट हम किसे कहते थे, पीजेंट को, जो किसान होते थे उन्हें हम कहते थे रियोट्स। तो रियोट हो गया हमारा बी, फर्स्ट यहाँ पर लिख लिए। महल किसे कहा जाता था, गांव को कहा जाता, महल विलेज को कहा जाता था। तो हमारा 2 हो गया, दूसरा हो गया 2 लिख लिए ए पर। निज कल्टीवेशन किससे रिलेटेड था, ऑन प्लांटर्स ओन लैंड, निज कल्टीवेशन जो है अपनी खुद की ज़मीन पर प्लांटर्स उगाते थे, जो खेती करते थे, उसे कहते थे निज कल्टीवेशन। रियोट कल्टीवेशन में क्या होता था, ऑन रियोट्स लैंड, जो रियोट्स होते थे, जो गांव वाले होते थे, विलेजर्स होते थे, ठीक है, उनकी ज़मीन पर, सॉरी पीजेंट्स होते थे, जो अपने फार्मर खुद की अपनी ज़मीन पर करते थे, ठीक है। और इसमें निज में क्या था, प्लांटर्स की ज़मीन पर, ठीक है। और रियोट कल्टीवेशन में क्या था, रियोट्स अपनी ज़मीन पर करते थे। तो ये हमारा हो गया सी पर लिख लिए 4, बी पर लिख लिए फर्स्ट, ए पर लिख लिए 2 और डी पर लिख लिए 3। अब मैच करना चाहते हैं मैच कर लिएगा, वरना 1 2 3 आप नंबरिंग कर दिए, सिंपल। फिर क्या है हमारा, आंसर दिस क्वेश्चन इन ब्रीफ। अब हमें एक्सरसाइज करनी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करनी है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब क्या है, तो ये मैंने क्वेश्चन कॉपी में किया है, बुक में काफ़ी लंबा काफ़ी बड़ा आंसर है, तो आपको कॉपी में दिखा दे रहा हूँ इसका आंसर, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। हर बार की तरह ऐसे ही पार्ट 4 लिख लिए, वैसे तो पार्ट हमारा ये 4 में ही है, और एक्सरसाइज हमारी पार्ट 5 में आ गई है, तो एक्सरसाइज पे आप यहाँ पर पार्ट 5 कर दिए। पार्ट 5 में आ गया ना हमारा, पार्ट 3 है वैसे चैप्टर हमारा। जस्ट अ मिनट वेट, अभी मैं दिखाता हूँ। ये हमारा किस में है, पार्ट 4 में है, पार्ट 4 और पार्ट 5 में। पूरा चैप्टर हमारा किस में, पार्ट 4 और पार्ट 5 में।
चैप्टर नंबर 3 हमारा किस में है, पार्ट 4 और पार्ट 5 में, मगर हमारी जो एक्सरसाइज है वो किस में है, पार्ट 5 में, इसलिए मैंने यहाँ पर पार्ट 5 लिख दिया है। आप चाहें तो ऐसे करके लिख सकते हैं, पार्ट 4 ब्रैकेट में 4,5 ऐसे करके लिख सकते हैं, ऐसे करके पार्ट 4,5 दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। 4 लिखा फिर 5 लिखा, ऐसे डैश बना दिया। वैसे पार्ट 5 इसलिए लिखा है क्योंकि एक्सरसाइज हमारी पार्ट 5 में है। तो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर लिखा हमने, रूलिंग द कंट्री साइड, इसका नाम लिखा, यहाँ पार्ट 5 लिखा, उस दिन की डेट मेंशन कर दिएगा यहाँ पर, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की डेट, यहाँ पर पार्ट 5, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम अंडरलाइन करिए तीनों को। आंसर दीज क्वेश्चन इन ब्रीफ हेडिंग, फिर क्वेश्चन नंबर 1 पूरा उतार लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। बुक में देख लिए, अगर मेरे यहाँ पर आपको यूट्यूब पर नज़र नहीं आ रहा वीडियो में तो बुक में देख लिए क्वेश्चन आप। आंसर दिखाता हूँ। आंसर नंबर फर्स्ट, द परमानेंट सेटलमेंट वाज अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस इन 1793 बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। परमानेंट सेटलमेंट एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जिसमें ज़मीन का किराया टैक्स लिया जाता था, जो कि 1793 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 1793 में बनाया गया था बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। किसके ज़रिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, बनाया था। बाई द टर्म्स ऑफ दिस सेटलमेंट द राजाज एंड तालुकदार वर रिकॉग्नाइज एज ज़मींदार। इस सिस्टम के सेटलमेंट में क्या हुआ था, इस सिस्टम के टर्म से क्या हुआ था, राजा और जो तालुकदार होते थे उन्हें ज़मींदार बना दिया गया था, ज़मींदार का नाम दे दिया गया था। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। और इन्हें कहा गया था कि तुम पूरे पीजेंट से, सारे किसानों से कलेक्ट करके लाओ, रेवेन्यू पैसा कलेक्ट करके लाओ और हमें कंपनी को लाकर दो। ये हमारा आंसर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं कॉपी हटा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से वीडियो पॉज कर लिए या आप स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है, मैं कॉपी हटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इजारदारी सिस्टम। इजारदारी सिस्टम क्या था, मैंने अभी पूरा बताया आपको, पेज नंबर 21 में मैंने आपको टिक लगाया है। ये इजारदारी सिस्टम मैंने पढ़ाया भी है। पेज नंबर 21 ओपन करिए जल्दी से, और यहाँ देखिए इजारदारी सिस्टम वाला। वेरन होस्टिंग इंट्रोड्यूस अ सिस्टम कॉल्ड इजारादारी सिस्टम। इजारादारी सिस्टम किसने कराया था, वेरन होस्टिंग ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें बिगेस्ट बिडर जो होते थे उन्हें ये हक दिया गया था कि तुम जाओ 5 सालों के लिए तुम्हें हक दिया गया है, तुम अपना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करो। ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ से, वेरन होस्टिंग से आंसर नंबर 2 का डी, आंसर नंबर 2 डी का, पीजेंट्स तक, ठीक है, वेरन होस्टिंग से पीजेंट तक, आंसर नंबर 2 डी। डी एक्सरसाइज है ना, तो मैंने डी लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 ओपन करते हैं। राइट एनी 2 फीचर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट के कोई 2 फीचर लिखने हैं, तो ये बुक में है मगर कॉपी में ही लिखवा दिया मैंने, ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए। तो राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, क्वेश्चन नंबर 3, तो ये मैं दिखाता हूँ आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 2 आप पूरा लिख लीजिएगा, आंसर नंबर 2 पूरा लिख लीजिएगा, उसके बाद जो जगह बचे, अगर यहाँ है तो यहाँ लिखिए, नेक्स्ट पेज पे लिखना है तो नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 3 उतारिए आप, तो यहाँ आंसर लिखेंगे, आंसर 3, 2 फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट्स आर। पहला क्या था, लैंडलॉर्ड्स और ज़मींदार वर रिकॉग्नाइज एज द ओनर ऑफ द लैंड। लैंडलॉर्ड और ज़मींदार होते थे, उन्हें क्या कह दिया गया था कि तुम अब ज़मींदार, तुम जो है ओनर हो। आस्क द ओनर टू द लैंड, मतलब ज़मीन के लिए, ओनर के लिए आस्क करो, पूछो, ठीक है। उसके बाद द अमाउंट टू बी पेड बाय द लैंडलॉर्ड्स वॉज फिक्स। जो लैंडलॉर्ड्स के ज़रिए जो ज़मीन का पैसा दिया जा रहा था, जो किराया दिया जा रहा था, वो फिक्स था। ये इसके 2 फीचर हो गए, ठीक है, आप ये पूरा नोट कर लिए। आंसर नंबर 3 बुक में थोड़ा बड़ा रहता है इसलिए मैंने अपनी तरफ से लिखवाए हैं, ठीक है, इससे छोटे मिल जाएंगे आपको आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रियोटवारी सिस्टम। रियोटवारी सिस्टम का मीनिंग क्या है, रियोटवारी सेटलमेंट का मीनिंग क्या है। तो पेज नंबर 23 ओपन करिए, आंसर नंबर 4 डी का, पेज नंबर 23। रियोटवारी सिस्टम टॉप पर देखिए, आंसर नंबर 4 डी का, विलेजेस से लेकर पूरा रियोटवारी सिस्टम तक, ठीक है, विलेजेस से लेकर रियोटवारी सिस्टम तक। ये हमारा क्या हो गया, आंसर नंबर 4 डी का। 3 मैंने करा दिया, फर्स्ट मैंने करा दिया टिक, और दूसरा वाला टिक करा दिया। अब मैं नेक्स्ट पेज दोबारा देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसे हटा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम से आप क्या समझते हैं, महलवारी सिस्टम है क्या। पेज नंबर 22 ओपन करिए, ये भी बुक में ही टिक करा देते हैं हम। महलवारी सिस्टम नीचे देखिए यहाँ पर, अंडर द डायरेक्शन ऑफ मैकेंजी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर पूरा महलवारी सिस्टम, हैंस द नेम महलवारी सिस्टम केम इनटू यूज़। या आप महलवारी सिस्टम इन दिस सिस्टम हैंस द नेम, वो यहाँ तक पूरा लिख लीजिए, यूज़ तक, ठीक है। ये महलवारी सिस्टम केम इनटू यूज़, ये हटा दिए। आपको कहाँ तक लगाना है, यूज़ तक करना है, यूज़ तक, बार बार बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आंसर नंबर 5 डी का, यूज़ तक। कहाँ से, अंडर द डायरेक्शन ऑफ मैकेंजी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अंडरटोक अ सर्वे ऑफ विलेजेस इन दीज प्रोविंसेस। ये मैंने बताया था कि महलवारी सिस्टम में मैकेंजी ने
क्या किया, हुक्म दिया उससे, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो थे उसने पूरा सर्वे किया, कहाँ कहाँ कैसी ज़मीन है, कौन सा कितनी ज़मीन है, किसकी कितनी बड़ी ज़मीन है, कितना एरिया किसका है, तो उसकी ज़मीन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से फिक्स कर दिया गया था इसमें क्या, टैक्स। तो इसे हमने क्या कहा था, महलवारी सिस्टम। तो ये पूरा केम इनटू यूज़, यहाँ तक आपका महलवारी सिस्टम हो गया। आंसर नंबर 5 डी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है हमारा ई का। ये हमारे काफ़ी बड़े हैं दोनों आंसर, फर्स्ट और थर्ड, तो ये मैंने कट कर दिया। ये पूरा इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ है, पूरा इतना बड़ा बड़ा कम से कम पैराग्राफ है, तो इतना बड़ा आंसर आप याद नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वाई डिड द परमानेंट सेटलमेंट फेल टू जनरेट डिज़ायर्ड रेवेन्यू फॉर द ब्रिटिश। परमानेंट सेटलमेंट से जो डिज़ायर्ड रेवेन्यू था ब्रिटिशर्स का, वो फेल क्यों हो गया, मतलब परमानेंट सेटलमेंट एक तरह से फेल क्यों हुआ। साफ साफ ये पूछना चाह रहे हैं, परमानेंट सेटलमेंट जो इन्होंने लागू किया था वो क्यों फेल किया, क्यों फेल खत्म हो गया, क्यों सही से नहीं चल पाया। तो पेज नंबर 22 पे इसके हम ड्रॉबैक बताएंगे कि क्या क्या कमियां थी उसके अंदर जिसकी वजह से फेल हुआ। तो आंसर नंबर 2 पेज नंबर 22 ओपन करिए। ड्रॉबैक्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट में देखिए, ड्रॉबैक्स का मतलब होता है कमियां जो रह गई। परमानेंट सेटलमेंट क्यों ख़राब हुआ, क्यों ख़त्म किया गया परमानेंट सेटलमेंट, और फिर महलवारी सिस्टम क्यों आया। तो परमानेंट सेटलमेंट इसलिए ख़त्म हुआ था क्योंकि उसमें काफ़ी ड्रॉबैक्स थे, काफ़ी उसमें कमियां थी। तो यहाँ लिखा है द परमानेंट सेटलमेंट हैड मैनी ड्रॉबैक्स, उसके बाद ऐसे ही पॉइंट करके 1 2 3 4 5 6 ये पूरे पॉइंट, और ये वाला आपको पूरा लिखना है यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, फिर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, फिर ये वाला हमारा यहाँ तक, ये ऐसे यहाँ तक यहाँ तक। द परमानेंट सेटलमेंट हैड मैनी ड्रॉबैक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर नंबर 2 ई का, पहला हमने कट करा दिया है। फिर आप लिखेंगे द परमानेंट सेटलमेंट हैड मैनी ड्रॉबैक्स, फिर अगली लाइन में ये, फिर नेक्स्ट लाइन में ये, फिर नेक्स्ट लाइन में ये, मतलब अलग अलग लाइन में सारे पॉइंट। तो आपका ये आंसर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, 3 तो हमने कट कर दिया है। वाई डिड द कल्टिवेटर ऑफ इंडिगो फॉल इन डेप्थ ट्रैप्स। जो कल्टीवेटर थे, इंडिगो उगाने वाले लोग थे, वो लोग डेप्थ ट्रैप्स में कैसे जकड़ते जा रहे थे, कैसे दबते जा रहे थे। डेप्थ ट्रैप मतलब कर्ज में कैसे दबते जा रहे थे, कर्ज के जाल में कैसे दबे जा रहे थे वो लोग, ठीक है। तो ये मैंने पेज नंबर 24 पे आपका टिक लगा रखा है, मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा बड़ा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो रियोटिव सिस्टम में हमें बताया था आंसर नंबर 4 ई का है। रियोटिव सिस्टम लिखना नहीं है आपको, यहाँ से लिखना है प्लांटर फोर्स टू कल्टीवेट टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट टू गेट से लेकर उसके बाद यहाँ तक पूरा फार्मर्स तक लिखेंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन, द प्राइस पेड बाय ब्रिटिशर्स बायर फॉर इंडिगो वाज नॉट वेरी हाई, दिस रिजल्टेड इन एंडलेस डेप्थ ट्रैप फॉर इंडिगो फार्मर्स। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 4 ई का, प्लांटर से लेके पूरा फार्मर तक। ये थोड़ा सा बड़ा, एक ही क्वेश्चन मैंने आपको बड़ा कहा है, तो 1-2 क्वेश्चन तो बड़े होते ही हैं। तो यहाँ से आपका यहाँ तक क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, यानी आंसर नंबर 4 ई पार्ट का। ये एक्सरसाइज लिख लिया करिए या वीडियो पॉज करके फ़ौरन आप आंसर कर लिया करिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ये आपको करना नहीं है। वैसे ये क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंडिगो रिवोल्ट्स। इंडिगो की जो रिवोल्ट्स हुई थी, जो लड़ाई हुई थी, उससे आपको क्या समझ में आता है। तो ये तो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इतना बड़ा इंडिगो रिवोल्ट्स। देखिए मैंने आपको बताया था ना, ब्लू रेबेलियन, ये इंडिगो की वजह से तो हुई थी, इंडिगो में लड़ाई हुई थी ना इंडिगो की प्लांटेशन को लेकर, तो इसमें इतना सारा करना पड़ेगा। तो ये आप कट ही कर दिए इसे, ये करना नहीं है, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर नहीं करना है, 2 और 4 हमने टिक करा दिया है, और बाकी हमने कुछ कॉपी में कराए हैं, कुछ आपको बुक में लगा दिए। तो हमारे यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सो अब नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, अस्सलामु अलैकुम।